वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2026। अभी तक इस सीरीज के अंदर हमने डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं, चाहे वो लार्ज कैप फंड हो, स्मॉल कैप फंड हो, फ्लेक्सी कैप फंड हो, ईएलएसएस फंड हो या फिर लिक्विड फंड हो। लेकिन जितने भी फंड्स के ऊपर हमने डिस्कशन कराए वो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में, और ईटीएफ के अंदर भी स्पेसिफिकली गोल्ड ईटीएफ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमारे पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट पार्ट गोल्ड में एलोकेट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और आज के टाइम पे ईटीएफ को ही सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों माना जाता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड देन लास्ट में हम समझेंगे कि 2026 में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा फंड का ईटीएफ सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर करेंगे, और स्टार्ट करते हैं हम इस चीज से कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो, होता क्या है कि जब भी लोग इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका एक ही मोटिव होता है कि वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें मार्केट के अंदर एक वन वे तेजी ही देखने को मिलेगी, सिर्फ अपमूव ही देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो, चाहे वो हमें क्रैश के चलते देखने को मिले, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से देखने को मिले, चाहे वो हमें इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से देखने को मिले, यानी कि किसी भी नेगेटिव रीजन की वजह से हमें वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। और उस वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लॉस। तो ये जो हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, तो उस इंपैक्ट से अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि गोल्ड को एक सेफ असेट के तौर पे देखा जाता है मार्केट के अंदर। अब जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो होता क्या है, जो पैसा होता है वो रिस्की असेट से सेफ असेट की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, यानी कि इक्विटी मार्केट से निकलकर गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट होने लग जाता है। जिसकी वजह से जब हमें वॉलेटिलिटी की वजह से इक्विटी मार्केट नीचे आते हुए देखने को मिलती है तो उस वक्त हमें दूसरी तरफ गोल्ड का प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट से पैसा निकलकर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो इसलिए अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बचाना है तो उसके लिए हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब पिछले कुछ टाइम से हमें पूरे मेटल सेक्टर के अंदर एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो सिल्वर के अंदर हमें ज्यादा बड़ी रैली देखने को मिली एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। अब बहुत से लोगों के माइंड में यहां पर ये थॉट आ सकता है कि क्यों ना हम सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करने पर हमें हेजिंग का बेनिफिट भी मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म में हमें गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगी। तो इसको समझने के लिए हमें गोल्ड और सिल्वर इन दोनों की डिमांड को समझने की जरूरत है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं सबसे पहले, तो गोल्ड की हमें जितनी भी डिमांड देखने को मिलती है मार्केट के अंदर वो दो रीजन की वजह से देखने को मिलती है। पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा ज्वेलरी। यानी कि अगर कोई भी इंसान गोल्ड बाय कर रहे हैं तो वो या तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर वो उस गोल्ड को ज्वेलरी की फॉर्म में खरीदना चाहता है ताकि वो उसको यूज कर सके। इन दो रीजन के अलावा और कोई रीजन नहीं होता गोल्ड को खरीदने का। जबकि अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी जो हमें डिमांड देखने को मिलती है वो दो रीजन की वजह से देखने को मिलती है। एक तो इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिल्वर के अंदर, लेकिन जो मैक्सिमम डिमांड हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिलती है वो इंडस्ट्रियल यूसेज की वजह से देखने को मिलती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि सिल्वर को एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, जिसकी वजह से जितने भी हमें इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो, हर एक के अंदर हमें कहीं ना कहीं सिल्वर यूज होते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सिल्वर की जो ज्यादातर डिमांड हमें देखने को मिलती है वो इंडस्ट्रियल यूसेज की वजह से देखने को मिलती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर मान लो इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रही है तो फिर हमें इंडस्ट्रियल यूसेज भी अच्छी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमें सिल्वर के प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हमें इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने को मिलता है तो हमें इंडस्ट्रियल यूसेज के अंदर भी कमी देखने को मिलेगी और सिल्वर के प्राइस भी नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सिल्वर जो होती है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से, इक्विटी मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। यानी कि अगर हमें इकोनॉमी के अंदर, अगर हमें मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है
तो फिर हमें सिल्वर के प्राइस के अंदर भी बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। अगर हमें इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, मार्केट के अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो फिर हमें सिल्वर का प्राइस भी नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। जबकि गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता। गोल्ड जो होता है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है मार्केट के साथ, इकोनॉमी के साथ, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही तब है जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती है। इसलिए गोल्ड को ज्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है हेजिंग करने के लिए एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। अब ये तो बात हुई कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, लेकिन गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हम इसकी बात करें तो टोटल पोर्टफोलियो का कभी भी 20% से ज्यादा एलोकेशन हमारा गोल्ड में नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? गोल्ड जो होता है वो एक सेफ असेट होता है, यानी कि गोल्ड के अंदर जो हमें रिटर्न देखने को मिलती है वो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स के जितनी ही रिटर्न देखने को मिलती है, यानी कि 12% के अराउंड। अब अगर मान लो हमारा ज्यादातर फंड एक ऐसी एसेट के अंदर इन्वेस्ट होगा जिसमें कि हमें 12% से ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगी ही नहीं लॉन्ग टर्म में, तो फिर लॉन्ग टर्म में जो हमारी रिटर्न होगी वो ड्रैग होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म रिटर्न के ऊपर हमारी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें हेजिंग का भी बेनिफिट अच्छे से चाहिए और हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न के ऊपर भी इंपैक्ट नहीं पड़ने देना, तो हमें कभी भी टोटल पोर्टफोलियो के 20% से ज्यादा एलोकेशन गोल्ड में नहीं करना है, और ये ही एक स्टैंडर्ड एलोकेशन परसेंटेज भी है। अब अगर हम बात करें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, तो देखो लगभग 4 से 5 ऑप्शंस हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए वो माना जाता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि एक तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के जरिए इशू किए जाते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं। यहां पर पैसों के ऊपर जो हमारा रिस्क होता है वो हमारा ना के बराबर हो जाता है। और जो दूसरा बेनिफिट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है वो क्या होता है कि गोल्ड के अंदर हमें जितनी रैली देखने को मिल रही है उसका बेनिफिट तो हमें इसके अंदर मिलता ही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर हमें ईयरली बेसिस पर 2.50% का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी दिया जाता है। यानी कि मान लो कि हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और मान लो किसी पर्टिकुलर साल में हमें गोल्ड के अंदर 20% की रैली देखने को मिल गई, तो 20% का तो बेनिफिट हमें मिला ही मिला, साथ ही साथ 2.50% का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी हमें ईयरली मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो जहां पे दूसरे लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर 20% की रिटर्न मिली, वहीं पर जो लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं उनको 22.50% की रिटर्न मिलती है। यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर हमें हमेशा जो रिटर्न देखने को मिलती है वो गोल्ड से ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ज्यादा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी फिलहाल के लिए कोई भी फ्रेश इशू ओपन नहीं है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन के लिए, और जो फिलहाल एग्जिस्टिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो सभी गोल्ड के अंदर ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली आने की वजह से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं। तो इसलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को साइड करके अब अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारे सामने ये होता है कि हम फिजिकल गोल्ड बाय कर लें। अब फिजिकल गोल्ड को बाय करने का फायदा क्या होता है कि एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, दूसरा हम उसको यूज भी कर सकते हैं अगर हमने उसको ज्वेलरी की फॉर्म में बाय करा है तो। अब बेनिफिट तो हमें फिजिकल गोल्ड को बाय करने के ये दो होते हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स, नुकसान बहुत ज्यादा है फिजिकल गोल्ड को बाय करने के। और वो कैसे? जब भी हम फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो जितनी वैल्यू का गोल्ड हम बाय करते हैं उस वैल्यू के ऊपर हमें 3% जीएसटी देना पड़ता है। और अगर मान लो हमने फिजिकल गोल्ड को ज्वेलरी की फॉर्म में बाय करा है, ना कि कॉइन या बार की फॉर्म में, तो फिर हमें मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे जो कि हमें रिटर्न नहीं मिलते अगर हम उसी ज्वेलरी को सेल करने जाए तो। साथ ही साथ ये जो मेकिंग चार्जेस हम पे करते हैं, इन मेकिंग चार्जेस के ऊपर भी हमें 5% जीएसटी अलग से देना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इसी गोल्ड को 3 साल के अंदर अंदर सेल करते हैं प्रॉफिट पे, तो फिर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। और अगर हम इसी गोल्ड को 3 साल के बाद सेल करते हैं प्रॉफिट पे, तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। तो देखा जाए तो जब हम फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो हमें गोल्ड की वैल्यू के अलावा अदर चार्जेस भी बहुत सारे पे करने पड़ते हैं, जिससे कि एट द एंड हमारे गोल्ड की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए फिजिकल गोल्ड बाय करना उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट है जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, प्लस जो कि उस गोल्ड को यूज भी करना चाहते हैं। अदरवाइज जो लोग सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए फिजिकल गोल्ड बाय करना एक वर्स्ट ऑप्शन है। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, वो दूसरा ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जो कि है डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में फर्क बस इतना ही होता है कि फिजिकल गोल्ड के अंदर गोल्ड का जो फिजिकल पोजीशन होता है वो हमारे पास होता है, डिजिटल गोल्ड के अंदर गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास होता है। अब डिजिटल गोल्ड के अंदर भी हमें गोल्ड की वैल्यू के अलावा अदर चार्जेस पे करने पड़ते हैं,
लेकिन फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में कम। जैसे कि जब हम डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं तो जितनी वैल्यू का हम गोल्ड बाय कर रहे हैं हमें उतनी वैल्यू के ऊपर 3% जीएसटी देना पड़ता है। और अगर हम उसी डिजिटल गोल्ड को 3 साल के अंदर सेल करते हैं प्रॉफिट पे तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और अगर हम उसी डिजिटल गोल्ड को 3 साल के बाद सेल करते हैं प्रॉफिट पे तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहां पर हमें किसी भी तरीके के मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते। यहां पर हमें किसी भी तरीके की स्टोरेज कॉस्ट भी देनी नहीं पड़ती जैसे कि हमें फिजिकल गोल्ड में देनी पड़ती है। क्योंकि फिजिकल गोल्ड में हम घर पे तो रखेंगे नहीं गोल्ड, चोरी का डर बना रहेगा, तो बैंक के लॉकर में रखेंगे जिसके लिए हमें लॉकर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन वो स्टोरेज कॉस्ट जो हमें फिजिकल गोल्ड में पे करनी पड़ती है वो हमें डिजिटल गोल्ड में पे नहीं करनी पड़ती। तो डिजिटल गोल्ड के अंदर भी हमें गोल्ड की वैल्यू के अलावा अदर चार्जेस पे करने पड़ते हैं लेकिन फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में कम। तीसरा ऑप्शन जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का वो ये है कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करें। मतलब जैसे हम शेयर्स के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं वैसे गोल्ड के अंदर भी हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड के साथ भी एक प्रॉब्लम है। आज के टाइम पे जितने भी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं वो सभी फंड्स ऑफ फंड्स कैटेगरी के फंड है। अब फंड्स ऑफ फंड्स कैटेगरी के फंड कौन से होते हैं? ये बेसिकली वो फंड होते हैं जो कि हमारे पैसे को एक दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करूं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे पैसे को डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो हमारे पैसे को एक दूसरे फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो कि आगे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा होगा। अब इसका नुकसान क्या होता है? यहां पर हमें चार्जेस जो होते हैं वो बाकी कैटेगरीज के फंड के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर मैं सही बोलूं तो डबल चार्जेस देखने को मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक तो फंड्स ऑफ फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने पे जो हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो, दूसरा वो फंड जो आगे फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वो चार्जेस भी हमसे ही चार्ज किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें डबल चार्जेस देखने को मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार को डबल चार्जेस होते तो चल भी जाता, लेकिन जब हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा और एनालाइज करते हैं और डिटेल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आज के टाइम पे जितने भी अवेलेबल हैं ये हमारे पैसे को आगे अपने ही गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई गोल्ड म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को अपने खुद के गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय ज्यादा बढ़िया ऑप्शन ये नहीं है कि हम उसी फंड के गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि हमारी इससे एक तो कॉस्ट बच जाएगी जो हमें डबल कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, साथ ही साथ हम ईटीएफ को नॉर्मल शेयर्स की तरह एक्सचेंज के थ्रू अपने डीमैट अकाउंट के जरिए बाय सेल कर सकते हैं। तो इसलिए आज के टाइम पे क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कोई फ्रेश इशू अवेलेबल नहीं है और बाकी ऑप्शंस के इतने सारे ड्रॉबैक्स को देखते हुए ईटीएफ को ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ईटीएफ के साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरीके से हमें म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से ईटीएफ के अंदर भी हमें बहुत सारे फंड्स के ईटीएफ देखने को मिलते हैं। तो कौन से फंड का ईटीएफ ज्यादा बेस्ट रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड में, वो पता करना भी अपने आप में एक टास्क है। तो उसके लिए हमें 4 फैक्टर्स को समझने की जरूरत है। फैक्टर नंबर 1, हमें हमेशा एक ऐसा ईटीएफ सिलेक्ट करना है जिसकी ऑपरेटिंग हिस्ट्री एटलीस्ट 10 इयर्स की तो हो, यानी कि उसको मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हुए कम से कम 10 साल तो हो ही गए हों, क्योंकि इससे हमें उस ईटीएफ की कंसिस्टेंसी के बारे में पता चलता है। फैक्टर नंबर 2, हमें एक ऐसा ईटीएफ सिलेक्ट करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो हमें कम से कम देखने को मिले, क्योंकि जब हमें पता है कि हमारा पैसा एक सिंगल असेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है जो कि है गोल्ड, यानी कि फंड मैनेजर के पास कोई वैरायटी नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के एक्स्ट्रा रिटर्न लाने के लिए, तो हम यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट भी क्यों पे करें। तो इसलिए हमें एक ऐसा ईटीएफ सिलेक्ट करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो हमें कम से कम देखने को मिले और एटलीस्ट जो कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है उससे तो कम ही देखने को मिले। फैक्टर नंबर 3, हमें एक ऐसा ईटीएफ सिलेक्ट करना है जिसका ट्रैकिंग एरर हमें कम से कम देखने को मिले, क्योंकि अगर हमें गोल्ड के अंदर जितनी रिटर्न देखने को मिल रही है उतनी ही रिटर्न अगर हमें अपने ईटीएफ में चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक ऐसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करें जिसका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, क्योंकि जितना कम से कम ट्रैकिंग एरर होगा उतनी ही ज्यादा सिमिलर रिटर्न हमें गोल्ड के देखने को मिलेगी अपनी ईटीएफ के अंदर। तो इसलिए हमें एक ऐसा ईटीएफ सिलेक्ट करना है जिसका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। और फैक्टर नंबर 4 ये है कि हमें एक ऐसा ईटीएफ सिलेक्ट करना है जिसका एयूएम ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिले, क्योंकि ईटीएफ को हम नॉर्मल एक्सचेंज के थ्रू अपने डीमेट अकाउंट के जरिए बाय सेल करते हैं, तो वहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि लिक्विडिटी इनफ हो जिस भी ईटीएफ को हम बाय सेल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ईटीएफ बाय करने जा रहे हैं लेकिन इलिक्विडिटी की वजह से सामने कोई सेलर अवेलेबल नहीं है,
या फिर हम ईटीएफ को सेल करने जा रहे हैं लेकिन कोई बायर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़े, उसके लिए जरूरी है कि हम एक ऐसा ईटीएफ सिलेक्ट करें जिसका एयूएम हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, ताकि हमें कभी भी बाइंग और सेलिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। तो जब हमने आज के टाइम पे जितने भी गोल्ड ईटीएफ अवेलेबल थे उन सभी गोल्ड ईटीएफ को इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर एनालाइज करा, कंपेयर करा, तो जो बेस्ट गोल्ड ईटीएफ 2026 में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे सामने जो निकल कर आया वो निकल कर आया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ। अगर हम इसकी ऑपरेटिंग हिस्ट्री की बात करते हैं तो 10 साल से ज्यादा इसको टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हुए। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो हमें 0.50% का देखने को मिलेगा, जो कि कैटेगरी एवरेज जो है 0.53% का उससे कम हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके ट्रैकिंग एरर की बात करें तो वो हमें 0.21% का देखने को मिलेगा, जो कि काफी कम है। और अगर हम इसके एयूएम की बात करें तो वो हमें लगभग 13,600 करोड़ रुपए का एयूएम देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा एयूएम है। अब आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, छोटे से छोटा भी डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल।